तो 2021 में कैबिनेट का विस्तार होता है केंद्र सरकार में, और उसका मतलब क्या होने जा रहा है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो चेहरे जिनको शामिल किया गया है केंद्र सरकार की कैबिनेट में, क्या वाकई कुछ चमत्कारिक तौर पर फायदा पहुंचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में? यह हम समझने की कोशिश करेंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा मामले में फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। फेसबुक को विधानसभा कमेटी के सामने पेश होना होगा। कमेटी के समन को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने समन जारी किया है। फेसबुक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हिंसा मामले पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जो लगातार अदालत को कवर करते हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या है पूरा मामला और अब आगे फेसबुक की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं? देखिए अनुराग, कोर्ट के आदेश का मतलब ये है कि फेसबुक के जो अधिकारी हैं अजीत मोहन, उनको कमेटी के सामने पेश होना होगा, लेकिन कोर्ट ने कमेटी को ये भी कहा है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहकर के जांच करे। कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला हो या किसको आरोपी बनाना है, ये विधानसभा कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और अगर कमेटी के सामने जब पेश होते हैं अजीत मोहन, उनसे इन मसलों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो फेसबुक के अधिकारी उन सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। यानी कोर्ट ने माना कि कमेटी का विशेष अधिकार है, वो समन के लिए बुला सकती है, लेकिन जी अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चलिए आगे बढ़ते। अब 3 बज चुके हैं और आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शो 2022 का महादंगल। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे यूपी के चुनाव की दिन भर की सबसे बड़ी खबर पर। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ेगा। आज बात टीम मोदी 2.0 में यूपी को मिले बड़े शेयर की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल किया। 43 मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय कैबिनेट में हुए इस बदलाव में यूपी से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। यानी अब टीम मोदी में उत्तर प्रदेश के 15 मंत्री शामिल हैं। यूपी से जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ख्याल रखा गया। किस तरीके से पीएम मोदी ने इन चेहरों को अपनी टीम में शामिल कर 2022 के चुनाव के लिए सीएम योगी की दोबारा ताजपोशी के लिए पिच तैयार की है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं अजय कुमार, मैं बीएल वर्मा, मैं कौशल किशोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चेहरों का चुनाव तो अपनी टीम के लिए किया, लेकिन पूरा ध्यान उन खिलाड़ियों पर रहा जो यूपी में 2022 के चुनावी दंगल में विरोधियों को पस्त कर सके। मैं बीएल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और यही वजह है कि बड़े नामों की जगह टीम मोदी में यूपी से उन चेहरों को शामिल किया गया जो चुनावी समीकरण में फिट बैठते हैं। कि मैं मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा जोर यूपी पर रहा। यहाँ से 7 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उपलब्ध हैं। टीम मोदी में यूपी से जिन 7 नए चेहरों को एंट्री मिली है उनमें पिछड़ा वर्ग से 3, दलित समाज से 3, जबकि एक ब्राह्मण नेता को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए आपको लाया गया? जी नहीं, हमारे यहाँ जात की राजनीति नहीं होती। हम कार्यकर्ता हैं और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। कानून व्यवस्था इस देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश में भी इस बार बार ये बात उठती है। देश में तो कानून व्यवस्था पर आप अगर पिछले 15 साल से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा 100% रिजल्ट योगी जी की सरकार ने। विस्तार में 7 लोगों को मौका दिया गया है उत्तर प्रदेश। जी जी, हमारा जो शेयर है हमको दिया गया है 43 में 7 छिंग 42 है, और अगर 150 करोड़ आबादी हो तो 25 करोड़ की आबादी है यूपी की। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। यानी दिल्ली का तख्त चाहिए तो उत्तर प्रदेश में सत्ता जरूरी है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज़्यादा तरजीह उत्तर प्रदेश को दी है और 7 चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और शामिल चेहरों में जातिगत समीकरण को भी साधने की भरपूर कोशिश की गई है। टीम मोदी में दोबारा शामिल हुए इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। मोदी 1.0 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही अनुप्रिया पटेल को 2.0 की टीम में फिर से शामिल कर लिया गया है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की अध्यक्ष हैं और यूपी के मिर्जापुर लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद चुनी गई है। अनुप्रिया पटेल यूपी में कुर्मी वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुर्मी वोट बैंक पर अपना दल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। यूपी में अपना दल के 2 लोकसभा सांसद और 9 विधायक और 1 एमएलसी हैं। यूपी में 2014 से अपना दल और बीजेपी का गठबंधन है। 2014 में बतौर यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह इस गठबंधन के सूत्रधार थे। अपना दल किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होता है। आपने जो बात कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। हम सिर्फ एक चीज़ के लिए चिंतित होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर, वंचित, पिछड़े, दलित समाज के हक हकूक़ की आवाज़ कैसे उठा सकें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा संकल्प है, यही हम निरंतर करते हैं। पद आते जाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। ये है वीएल वर्मा। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो हो सकता है कि इस चेहरे से आप वाकिफ ना हो। ऐसे में सबसे पहले हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। यूपी से पहली बार राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। बदायूं के रहने वाले बीएल वर्मा ओबीसी समुदाय की लोधी जाति से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ रुहेलखंड के इलाके के लोध वोट बैंक पर इनका बड़ा असर है। 2017 के चुनाव जब यूपी के हुए थे उस समय ब्रज क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था और ब्रज क्षेत्र में 65 में से 57 सीटें हम जीते थे। और उस समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने 265 प्लस की बात कही थी। 265 प्लस हम और हमारे नेता कहते थे, लेकिन हमारा बूथ का कार्यकर्ता, नीचे के कार्यकर्ता अब की बार 300 पार की बात कहते थे और 300 पार करके दिखाया। और जब इस सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं तो मैं कह सकता हूं कि 2022 का चुनाव हम फिर से 300 पार करेंगे और सरकार बनाएंगे। जाहिर है दिल्ली से लखनऊ को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि यूपी के उन दलों को दिल्ली में मौका दिया गया है जिनका असर खुद तो सीमित है, लेकिन वो रिजल्ट पर असर डाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना दल की नुमाइंदगी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ स्वर्ण जातियां 18%, इनमें ब्राह्मण 10% हैं, जबकि ओबीसी सबसे ज्यादा 39% है। इनमें यादव 12%, कुर्मी सेंधवार 8%, जाट 5%, मल्लाह 4%, विश्वकर्मा 2%, जबकि दलितों की तादाद 25% है। मोदी की नई टीम में ओबीसी और दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर इसी 39 + 25 यानी 64% वोटों को साधा गया है। मोदी सरकार की इस बड़ी सर्जरी को जहां बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं इससे विपक्ष बेचैन है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के हित के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के हित में काम करती है। और देखेंगे 2022 में चुनाव होगा तो फिर हम सरकार बनाएंगे। सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल से लेकर जिन लोगों को भी बनाया है, यहाँ पर जो मंत्री बनाया है, जो उनके सवाल थे, सामाजिक न्याय के सवाल, आरक्षण के सवाल, जिस पे अनुप्रिया पटेल बहुत मुखर रही है, क्या प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 60% लोगों को, जो पिछड़ों का जो आरक्षण है, क्या 60% देने वाले हैं? साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। पार्टी को करीब 40% वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस की वजह यही थी। पार्टी को तमाम सामाजिक तबकों का समर्थन मिला था। और अब जब 2022 सामने है तो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग को फिर से दुरुस्त करने में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो केंद्र सरकार के कैबिनेट विस्तार में यूपी की हिस्सेदारी, यूपी की भागीदारी का क्या कुछ असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर, यही समझने की कोशिश हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और लखनऊ से मेरे सहयोगी आलोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल विनोद सर आपसे, आपने लगातार यूपी की सियासत को देखा है, लगभग कैबिनेट में 20% हिस्सेदारी इस वक्त यूपी की नजर आती है। किस तरीके से आप देखते हैं सर इस हिस्सेदारी को, और क्या वाकई 2022 के मिशन के लिहाज से ये कारगर होती नजर आती है आपको? देखिए, यूपी की हिस्सेदारी 2022 के लिहाज से भी जरूरी है और 2024 के लिहाज से भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में अगर केंद्र में बनी थी तो सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का था, जब 80 में से 73 सीटें भाजपा और उसके गठबंधन ने जीती थी। इसी तरह 2019 में भी 67 सीटें जीती है भाजपा और उसके गठबंधन ने। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की बुनियाद पर भाजपा की सरकार केंद्र में टिकी है। और 2022 का जो चुनाव है वो बिल्कुल आसान है। आप देखिए, मुश्किल से दिसंबर तक ही सरकार काम कर पाएगी, उसके बाद तो चुनावी मोड आ जाएगा।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को देखिए, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी की आगे की राह तय होगी, ये भी सबको मालूम है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, लेकिन क्या ये फेरबदल, क्या समायोजन कारगर होता नजर आता है सर? देखिए, समायोजन किसी सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन समायोजन शुरुआत है। आप ये मान सकते हैं कि जैसे जब आप हाई स्कूल पास करेंगे उसके बाद ही इंटरमीडिएट पास कर पाएंगे और ग्रेजुएशन कर पाएंगे, लेकिन हाई स्कूल पास करने का ये मतलब नहीं है कि आपने पीएचडी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया। उसके आगे भी काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि एक शुरुआत हो सकती है? जी, आप कह रहे हैं एक शुरुआत है? हाँ, ये शुरुआत है। अगर समायोजन भी नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता तो बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपने शुरुआत की है केंद्र सरकार, समाजवादी पार्टी में कुछ बेचैनी? जी जी, देखिए अनुराग भाई, एक बात समझे कि आडंबर कितना भी ये कर ले, ये कितना भी मुखौटा बदल ले, प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है कि काम सिर्फ दो ही लोग करते हैं, या तो प्रधानमंत्री जी करते हैं या तो अमित शाह जी करते हैं। ये जो एक लंबा जंबो कैबिनेट बनाया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बनाया गया, इससे सिर्फ देश पर एक भार बढ़ेगा, इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी का एक मंत्र है कि नाम के मंत्री और काम के प्रधानमंत्री। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी आप बार बार इस चीज को कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो मैं उस पर ब्रीफ कर दूं कि ये जो बनाया गया है कैबिनेट, एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा इसको जी, हाँ, ये कैबिनेट जो बना अब आ गया, मैं बात ये बताना चाह रहा था आपसे कि जो एक कैबिनेट बना है, इस कैबिनेट में जैसे 12-13 लोग हटाए गए, तो 12-13 लोग क्यों हटाए गए? क्या नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हटाए गए? एक पहला सवाल पैदा हो रहा है। और अगर नॉन परफॉर्मेंस है तो पीएमओ हर मामले में, डॉक्टर अजीज खान, आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आज हम बात कैबिनेट के विस्तार का यूपी की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, इस पर कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में किसको हटाया, किसको नहीं हटाया, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूपी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं सर। उस पर जो भी सवाल हो आपके जहन में वो उठाइए, आलोक अवस्थी जवाब देंगे। चलिए जी जी, अनुराग, ये एक सवाल मेरा है कि आप इस बात को समझें कि जिस तरीके से मंत्री बनाया गया कौशल किशोर जी को, उन्होंने योगी जी पर बड़े बड़े सवाल खड़ा किए थे। उन्होंने ऑक्सीजन पर सवाल खड़ा किया था, हॉस्पिटल पर सवाल खड़ा किया था, वो धरने पर बैठ गए थे, उन्होंने कहा था डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो। जिस तरीके से योगी जी का उन्होंने कट्टर विरोध किया था और उनको मंत्री बनाया गया। आप इस बात को देखें, काफी दिनों से ये आपस में एक दूसरे में तनाव चल रहा था योगी और मोदी जी में, तो ये क्या समझा जाए कि योगी के खिलाफ एक कहीं ना कहीं, ठीक है, आलोक अवस्थी, इस सवाल का जवाब दीजिए। वैसे तर्क ये भी हो सकता है कि अगर उनको मंत्री ना बनाया जाता तो शायद विपक्ष ये सवाल खड़ा करता कि चूंकि एक सांसद ने सवाल खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री के ऊपर, इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी आलोक अवस्थी, सवाल आपसे पूछा है, जवाब आप दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत संतुलित और एक बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है। साथ हमारे कार्यकर्ताओं को जो है इस बार उन्होंने मौका दिया है। इसके पहले 8 लोग हमारे नेता जो है वहाँ पे मंत्री हैं, टोटल 15 की भागीदारी हो गई है। अब आप देखिए कितने पढ़े लिखा मंत्रिमंडल हुआ है। उसमें वकील भी हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उसमें जो है आपके MBA धारक भी हैं, उसमें जो है आपके डॉक्टरेट भी हैं। कितने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व उसके अंदर है। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक अपराधियों को परिसर देने वाली पार्टी, एक परिवार की पार्टी, और जिसका एक नेता जिसको हम कहते थे अखिलेश यादव, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कहा चाहता था कि वो 5.5 मुख्यमंत्री में से एक आधा मुख्यमंत्री है। उन्होंने उनका मंत्रिमंडल बना था, उन्होंने मंत्रिमंडल में टिप्पणी करी है। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए करना चाहता हूँ कि गायत्री प्रजापति को 2 बार निकाला अखिलेश यादव ने। आखिर क्या कारण था, किसके दबाव में उनको रखना पड़ गया? शिवपाल सिंह यादव को मंत्रिमंडल से निकाला, उसको फिर रखा गया, फिर उनको निकाला। तो लेकिन अवस्थी साहब, जो बुनियादी सवाल है, आपने अजीज खान साहब का सवाल का जवाब दे दिया। जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या इससे 2022 में चुनावी सियासी तौर पर कुछ फायदा बीजेपी को होता नजर आता है? सरकार जो है गरीब कल्याण के लिए काम करती आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सारी नीतियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जमीन तक पहुंचा रहे हैं, आखिरी छोर तक पहुंचा रहे हैं। उसका कारण है, आप देखिए, लगातार हम 2 लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, यहाँ तक कि विधानसभा के उपचुनावों में भी हम 2/3 से अधिक सीटें जीत चुके हैं, और जिला परिषद के अध्यक्षों के चुनाव में भी हम 67 सीटें
75 में जीते ठीक है, हैं। तो तो आपको- ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसके तहत हम जो है बराबर जीतते आ रहे हैं। उसी हिसाब से हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन जरा क्षेत्रवार हम दर्शकों को भी बता देते हैं कि किस तरीके से टीम मोदी 2.0 में मिशन 2022 के लिए सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी में इलाकों का भी बड़ा असर है और मोदी सरकार ने अब यूपी से कुल 15 मंत्री बनाए। किन इलाकों से कितने मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है, ये जरा हम आपको एक बार बता देते हैं आंकड़ों के जरिए। देखिए, पूर्वांचल की बात की जाए, 5 मंत्री हैं अब केंद्र सरकार में जो पूर्वांचल के क्षेत्र से आते हैं मोटे तौर पर। अगर अवध की बात की जाए, यानी लखनऊ और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां से 4 मंत्री इस वक्त केंद्र सरकार में हैं। अवध के बाद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां से अब 3 मंत्री हैं केंद्र सरकार में। अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। बुंदेलखंड से 2 मंत्री हैं इस वक्त और रोहेलखंड के इलाके से 1 मंत्री हैं, यानी बरेली मुरादाबाद की जो पूरी बेल्ट है उसको रोहेलखंड कहा जाता है, उस इलाके से 1 मंत्री इस वक्त यहां पर हैं। तो उत्तर प्रदेश 5 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है और 5 हिस्सों से ही जो हिस्सेदारी है वो नजर आती है। सबसे पहले बात पूर्वांचल की, यहां से 5 सांसद मंत्री हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया। और विनोद सर, सीटों के लिहाज से, सीटों की संख्या के लिहाज से अगर 5 सांसद मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में पूर्वांचल से, गोरखपुर से, क्या वाकई उसका कुछ असर होता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्षेत्रवार विश्लेषण किया है कि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से। तो एक तरह से ये एक समग्र प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को मिला है। पूर्वांचल निश्चित रूप से लखनऊ के बाद से पूर्वांचल का इलाका फैजाबाद से शुरू हो जाता है। फैजाबाद के आगे से फैजाबाद तक तो अवध है, उसके बाद से बनारस, जौनपुर, सारा जो इलाका जो है, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये सब, सिद्धार्थनगर, ये सब पूर्वांचल का इलाका है। तो पूर्वांचल का इलाका काफी महत्वपूर्ण इलाका है, आबादी के लिहाज से भी काफी बड़ा इलाका है। तो निश्चित रूप से वहां से 5 अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से चुन के आते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए वो भी पूर्वांचल के उसमें गिने जाएंगे। तो पूर्वांचल को अच्छा शेयर मिला है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से हैं जी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिलती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलती है। पूर्वांचल में उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी से काफी कांटे का संघर्ष होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के कमजोर हो जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग मैदान साफ रहता है, खाली रहता है, क्योंकि कांग्रेस भी कमजोर हो चुकी है और अजीत सिंह की भी कमजोरी है और समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट उतना उसका अपेक्षा करें यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ा कम है, 3 मंत्री, और इसीलिए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें चुनौती ज्यादा गहरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे शायद पश्चिम से कोई 1 या 2 मंत्री और बनेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उस हिसाब से तो अभी नहीं मिला। हालांकि विनोद सर, जो लोध राजपूत कम्युनिटी से आते हैं उनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया है और आपने यूपी की सियासत को लगातार कवर किया है। लोध राजपूत कम्युनिटी की आबादी बहुत कम हो लेकिन सीटों पर बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ता है जीत के लिहाज से। लखनऊ से हमारे सहयोगी आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। आलोक, इस पूरे कैबिनेट के विस्तार में यूपी की हिस्सेदारी को आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर किस तरीके से आंक रहे हैं और क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होती नजर आ रही है या चुनौती अभी भी बरकरार है? देखिए, बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए 2022 के मिशन को लेकर के, तो एक बिल्कुल सधी हुई रणनीति लेके चल रही है। पिछले 30 दिन में ही अगर हम देखें तो यहाँ पर कई ऐसे आयोग थे, दलित आयोग था, पिछड़ा वर्ग आयोग था, बहुत सारे जो पुराने कार्यकर्ता थे जो थोड़े नाराज थे उनको वहाँ जगह दी गई। फिर दूसरा, अभी 4 MLC राजभवन द्वारा नामित होने हैं, वहाँ पे कुछ उन्होंने गुंजाइश बनाई हुई है। केंद्र सरकार में जो इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, 7 ऐसे लोग गए हैं जिसमें 3 दलित, 3 बैकवर्ड और 1 अगड़ी जात का है। भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति को आप देखिए तो बैकवर्ड ड्रिवन है, वो बैकवर्ड कास्ट को, बैकवर्ड वोट शेयर को कहीं ज़्यादा मजबूत मान करके उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उनकी जो मेन फोकस है 50%, 50% वोट शेयर हर चुनाव में वो लेना चाहते हैं, चाहे वो जिस भी लेवल का चुनाव हो। तो इसमें समझा जा सकता है कि बाकी 50% में वो विपक्ष को रखते हैं जो कि बटा हुआ है। तो इस लिहाज से 2022 उनकी रणनीति के मुताबिक काफी बेहतर और अच्छा चल रहा है। आलोक, ब्राह्मण को कैसे जोड़ा जाए और ज्यादा मजबूत किया जाए ब्राह्मण वोटर को, इसको लेकर भी लगातार तमाम तरीके के कयास थे। कहा जा रहा था कि ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन होगा, हुआ भी, एक चेहरा जुड़ा भी कैबिनेट में, लेकिन क्या वो एक चेहरा पर्याप्त है उन तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिहाज से?
देखिए, ये एक ही चेहरा हमें वहां से दिखा है और ये पता है कि लखीमपुर आमतौर पे कुर्मी बेल्ट का है, लेकिन वहां से अजय कुमार हम 2 बार सांसद रहे हैं और अब जीत करके जब मंत्रिमंडल में आए हैं, लेकिन ये पार्टी के पुराने नेताओं में माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं में माने जाते हैं, तो एक उत्साह होता है कि हमारे पुराने नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी ब्राह्मण चेहरे और ब्राह्मण अधिकारियों का एक ऐसा नाम गिनाने का क्रम है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को ये दिखा और बता सकती है कि ब्राह्मणों को लेकर के कभी उपेक्षा नहीं हुई, जैसा आमतौर पर सोचा और समझा जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भले ही केंद्र में एक ही अगड़े जात में और ब्राह्मण चेहरा दिख रहा हो, लेकिन राज्य में और अभी एमएलसी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर भी गुंजाइशें निकल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में रणनीति चल रही है, जिसे 2022 के लिए वो सटीक तौर पर रखना चाह रहे हैं और मिशन 2022 पूरा हो। अजीज खान साहब, अगर 50% वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर बना रही है तो फिर आपके लिए बचता क्या है, जैसा हमारे सहयोगी आलोक पांडे कह रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मैं वही बात कह रहा था, क्या मंत्री बना देने से वोट बढ़ जाएगा? जो इन्होंने कारनामे किए हैं, जो 4.5 साल में जिस तरीके से यहाँ की जनता को परेशान किया है, कोरोना जैसी महामारी में पूरी तरह से सरकार फेल रही, लाशें बही है गंगा में, उसका कोई इलाज नहीं कर पाए कोरोना में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव था, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तमाम गड़बड़ियां हुई हैं। उस नाकामी को छिपा नहीं सकते आप मंत्री बना के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में आप बता रहे हैं साहब अलग अलग वोट शेयर, इससे बढ़ेगा। हम कहना चाह रहे पूरा कैबिनेट बदल दे, पूरा उत्तर प्रदेश के आदमी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से त्रस्त है और वो 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। जवाब देंगे आप? इससे कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, अजीज खान साहब की जो पार्टी है वो खाली जो है एक जाति विशेष की पार्टी रह गई, कभी वो भी उन्होंने सर्व समाज की बात नहीं करी। अभी आप देखिए उनके 2 नेताओं के कारनामे मैं बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है अबू आजमी, उन्होंने क्या कहा, जाटों के बारे में कहा कि जाट जो है जाके मौलाना के पैर छूटते हैं। जाट स्वाभिमानी कौम में कभी इस तरह का कार्य नहीं करती है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा बलिया में इनका जिला पंचायत अध्यक्ष जीता और किस तरीके से वहां पे ब्राह्मण मंत्री के घर पे जाके माँ बहन की गालियां दी गई, उनकी माँ को गालियां दी गई। इनको तो ये ब्राह्मणों को एक तरफ तो पूजने की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं परशुराम की मूर्ति लगाएंगे हम कष्ट वंशज है। अजीज खान साहब, आप अपनी बात कह सकते हैं, आलोक अवस्थी साहब से पूछ सकते हैं अपनी बात। जी आलोक जी से मैं जानना, 1 मिनट सर, ये इनकी तुच्छ मानसिकता है। जिस तरीके से आजमी साहब के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं, ये तुच्छ मानसिकता है। दूसरी बात, इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की, मुझे मौका दे, चिल्लाइए मत, आप चैनल पे बैठे चिल्लाइए मत, आपने सवाल उठाया जवाब सुनिए, सवाल उठाया जवाब सुनिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, बात सुनिए। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। अब बात सुनिए, आप बात सुनिए, चिल्लाने से कोई फायदा। अनुराग जी को रोकिए पहले, अनुराग जी को रोकिए, ये तरीका थोड़ी है। अगर इन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब सुनिए। आलोक जी सुन लेते हैं, आलोक जी सुन लेते हैं। अजीज खान साहब बहुत संक्षेप में 20 सेकंड। अजीज खान साहब, नहीं, जिनको रोकिए पहले, ये तरीका नहीं है सर, वक्त खत्म हो रहा है, आप अपनी बात कहिए। अजीज खान साहब, सुने, अजीज खान साहब अपनी बात कहिए बहुत संक्षेप। देखिए अनुराग जी, एक बात समझे, जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन से लेकर के चुनाव तक में जो धांधली हुई, जिस तरीके से पूरी तरह से जनादेश का गला घोटा गया, जिस तरीके से अवस्थी साहब वो कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है। हकीकत ये है, अजीज खान साहब कह रहे हैं, आलोक अवस्थी साहब बहुत देर हो चुकी है, इस पूरे रेशफल से कोई फायदा नहीं हो रहा। आलोक अवस्थी साहब फाइनल कमेंट। और वही गरीब विकास कल्याण में लगी हुई है। लगातार हम किसानों को 6000 रुपया दे रहे हैं, 40 लाख से अधिक हम घर बना के दे चुके हैं, 1 करोड़ 60 लाख से अधिक जो है हम शौचालय बना चुके हैं, घरों में हम बिजली पहुंचा रहे हैं, किसानों की फसल ठीक है, माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूँ। शुरुआत हम आज से कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले वक्त में हर दिन इसी वक्त हम आया करेंगे यूपी की सियासत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।